आज के इस एक्सप्लेनर में हम जबलपुर के बरगी डैम में हुए उस दर्दनाक नाव हादसे की बिल्कुल तह तक जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरी घटना की टाइमलाइन, सुरक्षा में हुई उन भयानक चूकों और उसके बाद प्रशासन के एक्शन का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस शाम वास्तव में हुआ क्या था। जरा एक बचाव कर्मी के इस बयान पर गौर कीजिए। जब हमने उन्हें बाहर निकाला तब भी वे एक दूसरे को पकड़े हुए थे। ये शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं। रेस्क्यू टीम को 39 साल की मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान का शव पानी में डूबी नाव के निचले केबिन में इसी हालत में मिला था। ये साफ है कि एक माँ ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद की। माना जा रहा है कि पानी भरते समय उस माँ ने एक एयर बफर यानी हवा का एक सुरक्षित घेरा बनाने के लिए अपने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर खींच लिया था। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये इस लापरवाही की सबसे दर्दनाक मानवीय कीमत है। 9 ये महज कोई नंबर नहीं है, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि इस खौफनाक हादसे ने 9 मासूम लोगों की जान ले ली। आगे हम जो भी नियम, कानून या गलतियों की बात करेंगे, उनके पीछे इस बेहद दुखद और भारी नुकसान को हमें हमेशा याद रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपदा की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि नर्मदा नदी के बैकवाटर में उस शाम कैसे एक के बाद एक परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं। इस टाइमलाइन को देखिए, हालात कितनी तेजी से बेकाबू हुए और बचाव में कितनी जानलेवा देरी हुई। नाव के सफर पर निकलने से पहले ही मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आ चुका था। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं का अलर्ट। फिर शाम को अचानक तूफान हिट करता है और खचाखच भरी नाव में पानी भरने लगता है। 6:15 पर डिस्ट्रेस कॉल यानी खतरे की सूचना मिलती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पहली रेस्क्यू टीम 6:40 पर निकल पाती है। क्यों? क्योंकि उनका वाहन ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। सोचिए, एक एक पल कीमती था। दूसरी टीम तो शाम 7 बजे जाकर रवाना हो पाई। और ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सिर्फ 2 से 3 मिनट निचले डेक में पानी भरने के बाद इस पूरे क्रूज को पलटने में बस इतना ही समय लगा। जरा सोचिए उन यात्रियों के बारे में जो उस बंद कैबिन में थे। पानी का भयानक दबाव, चारों तरफ अंधेरा और घबराहट, वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब आते हैं इस हादसे की सबसे बड़ी वजह पर, विफलता की एक श्रृंखला। क्योंकि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि सिस्टम और सुरक्षा प्रोटोकॉल के हर लेवल पर हुई भयानक लापरवाही का नतीजा थी। सबसे पहले तो ओवरक्राउडिंग का मुद्दा देखिए। मध्य प्रदेश पर्यटन के इस क्रूज की आधिकारिक क्षमता सिर्फ 29 यात्रियों की थी, पर असल में उस दिन नाव पर 40 से भी ज्यादा टूरिस्ट सवार थे। मतलब कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। और यही ओवरक्राउडिंग नाव का बैलेंस बिगड़ने की एक बहुत बड़ी वजह बनी। अब लाइफ जैकेट के नियम की बात करते हैं। अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 साफ कहता है कि सफर शुरू होने से पहले ही हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? लाइफ जैकेट बंडलों में पैक करके सील करके रखे हुए थे। जब नाव में पानी भरने लगा और अफरा तफरी मची, तब जाकर उन्हें बांटने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसे आप स्विस चीज मॉडल की तरह समझ सकते हैं। मतलब कई सारी छोटी बड़ी गलतियां एक साथ जुड़ गईं। ऑपरेटर्स ने मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट पूरी तरह इग्नोर किया। किनारे पर खड़े लोकल लोग चिल्लाकर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन क्रू ने उसे भी अनसुना कर दिया। 40 से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स पर थी। पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं थे और ऊपर से रेस्क्यू वाहन का स्टार्ट ना होना। अगर इनमें से एक भी लापरवाही ना होती तो शायद आज ये 9 लोग हमारे बीच होते। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए सुनते हैं उन लोगों की आप बीती जो किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। सर्वाइवर्स की गवाही। इस हादसे में अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे को खोने वाले प्रदीप कुमार कहते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। हम सभी को लाइफ जैकेट नहीं दी गई, वो नीचे नहीं आए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब जान पर बनाई तो क्रू मेंबर्स ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और यात्रियों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया। एक और सर्वाइवर संगीता कोरी की बात सुनिए। वो बताती हैं कि कैसे उनके भाई को अपनी और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए स्टोर रूम का ताला तोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने लोगों की तरफ लाइफ जैकेट फेंके। सोचिए, एक डूबती नाव और लोग अपनी जान बचाने के लिए ताले तोड़ रहे हैं। ये घोर लापरवाही नहीं तो और क्या है? और ये जानकारी तो बिल्कुल हैरान कर देती है।
72 साल के रियाज हुसैन, इस उम्र में वो इंसान करीब 4 घंटे तक उस ठंडे पानी में सिर्फ इसीलिए तैरते रहे ताकि वो जिंदा बच सके। और हाँ, ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि सरकारी रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से बहुत पहले ही वहां के लोकल मछुआरों और किसानों ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों को डूबने से बचाया था। अब बात करते हैं इस पूरे हंगामे के बाद हुई आधिकारिक कार्यवाही की। मध्य प्रदेश प्रशासन ने इसके बाद क्या एक्शन लिया? इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने तुरंत और सख्त कदम उठाए हैं। पूरे राज्य में क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स पर फौरन बैन लगा दिया गया। जवाबदेही तय करते हुए क्रूज के पायलट, हेल्पर और टिकट प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही रिसोर्ट मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है और इस पूरी घटना की जड़ तक जाने के लिए एक हाई लेवल जांच समिति भी बना दी गई है। जहां तक आर्थिक सहायता की बात है, राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की मदद दी जा रही है। लेकिन इस पूरी जांच का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ सजा देना नहीं है। राज्य सरकार अब एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स के लिए नई और सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज तैयार कर रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, नियमों का पालन हर हाल में अनिवार्य हो ताकि ऐसा भयानक हादसा दोबारा कभी न हो। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल छूट जाता है। क्या इन 9 अमूल्य जिंदगियों का जाना हमारे देश के टूरिज्म सेक्टर को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या अब वाटर सेफ्टी प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सच में सख्ती से लागू होंगे? ये तय करना बहुत जरूरी है कि मौज मस्ती के लिए की जाने वाली कोई यात्रा कभी भी किसी परिवार की आखिरी यात्रा न बन जाए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए।